स्टार्ट। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आरपीएससी इंडिया क्लासेस पर। गाइस, लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल वाला पार्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को स्टडी कर रहे थे कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किस तरह की होती है, प्रेफरेंस शेयर्स कितने तरह के होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स का बेसिक मीनिंग है अधिमान्य शेयर्स, जिन पे कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं, और वो प्रेफरेंशियल राइट्स सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं होते हैं। हमने स्टार्ट किया था कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के कितने टाइप्स होते हैं, जिसमें हमने पहले पढ़ा था, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था वो था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है, प्रेफरेंस शेयर के जो टाइप है, प्रेफरेंस शेयर्स ऑन द बेस ऑफ डिविडेंड। पहला था प्रेफरेंस शेयर्स ऑन द बेस ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड के बेस पर प्रेफरेंस शेयर्स किस तरह के होते हैं। फिर हमने दूसरा पढ़ा था, पहले इसको एक बार कंप्लीट करते हैं वापस रिवाइज करके। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड के बेस पे दो तरह के होते हैं। एक होते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, और एक होते हैं नॉन क्यूमुलेटिव। छोटा सा रिवीजन ले रहे हैं फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, देखो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब है जिन शेयर्स पे हमें आज अगर डिविडेंड नहीं मिला है, इस साल अगर डिविडेंड नहीं मिला है, तो उसका डिविडेंड अगले साल मिलेगा, वो क्यूमुलेटिव है। ठीक है। एक है नॉन क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब है अगर आपका डिविडेंड आज इस साल नहीं मिला है, तो वो डिविडेंड लाइट जो है वो लैप्स हो जाएगा, वो आगे नहीं मिलेगा आपको डिविडेंड। बट इन दोनों ही प्रेफरेंस शेयर्स में एक क्लॉज होता है कि अगर कंपनी ने लगातार 3 साल तक हमें डिविडेंड नहीं दिया, तो इन दोनों ही प्रेफरेंस शेयर्स, भले वो क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव, इनको वोटिंग राइट मिल जाएगा 3 साल तक अगर लगातार डिविडेंड नहीं मिला तो। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। एक लास्ट क्लास हमने देखा था कि प्रेफरेंस शेयर्स ऑन द बेस ऑफ पार्टिसिपेशन, ऑन द बेस ऑफ पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन मतलब भाग लेना। ठीक है, किसके किसमें भाग लेना, पार्टिसिपेशन इन सरप्लस, सरप्लस में भाग लेना। मतलब जो सरप्लस बचा, सरप्लस मतलब जो एक्स्ट्रा अमाउंट बचा, किसमें बचा एक्स्ट्रा अमाउंट, डिविडेंड देने के बाद कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें जो एक्स्ट्रा पैसा बचा। देखो ये कंपनी का प्रॉफिट है, जिसको हम कह सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें सबसे पहले किसको डिविडेंड दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड दिया जाएगा। सेकंड डिविडेंड किसको दिया जाएगा, इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड दिया जाएगा। ठीक है, जिसको हम इक्विटी डिविडेंड कह सकते हैं, इक्विटी डिविडेंड। और इसके बाद जो प्रॉफिट बचा वो सरप्लस है। हालांकि ये जो सरप्लस है ये इक्विटी वालों को ही होता है, क्योंकि कंपनी के जो असली मालिक है वो इक्विटी शेयर्स ही है, क्योंकि उनको वोटिंग राइट है। प्रेफरेंस वालों को जो राइट है उनके हिसाब से उनको डिविडेंड मिल गया। बट अगर आपका प्रेफरेंस शेयर दो तरह के, अगर आपका प्रेफरेंस शेयर पार्टिसिपेटिंग है, एक तो हो गया पार्टिसिपेटिंग और एक होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, एक होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग। तो अगर आपका प्रेफरेंस शेयर पार्टिसिपेटिंग है, तो इस सरप्लस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा मिलेगा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कौन सा है, पार्टिसिपेटिंग, जो भाग ले सकता है। किसमें भाग ले सकता है, मतलब किसका अधिकार है उसको, इस सरप्लस में से भी उसको अधिकार है। और एक है नॉन पार्टिसिपेटिंग। नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब है इसमें उसको अधिकार नहीं मिलेगा, सरप्लस में इसको कुछ नहीं मिलेगा। तो दो तरह के डिविडेंड हो गए, पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग। किसके बेस पर, सरप्लस में अधिकार पाने के बेस पर। अगर ये सरप्लस का पैसा इक्विटी को दिया जाएगा, वैसे तो सरप्लस पैसा कंपनी अपने पास रिजर्व्स के फॉर्म में रखती है, बट अगर इस सरप्लस में से इक्विटी वालों को डिविडेंड दिया जाएगा, तो प्रेफरेंस वाले भी इसमें भाग ले सकते हैं अगर वो पार्टिसिपेटिंग है तो, और नॉन पार्टिसिपेटिंग है तो फिर इसमें भाग नहीं ले पाएंगे वो। आई होप इट इज क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। हमने दो तरह के डिविडेंड पढ़ लिए थे, मतलब दो तरह के प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ लिए थे हमने। अब हम तीसरा प्रेफरेंस शेयर पढ़ेंगे, प्रेफरेंस शेयर का तीसरा टाइप, कि कितने तीसरे टाइप में कैसे कैसे हैं।
प्रेफरेंस शेयर्स ऑन द बेस ऑफ या ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन। एक जो है वो सरप्लस में भाग ले सकते हैं, जो बचा हुआ सरप्लस उसमें भाग ले सकते हैं, वो पार्टिसिपेटिंग है, और एक है नॉन पार्टिसिपेटिंग। सिंपल है, किसी के घर पे फंक्शन है, ठीक है, आपको न्योता आया और मुझे नहीं आया, तो आप उस फंक्शन में भाग ले सकते हैं, मैं नहीं जा सकता, मैं नॉन पार्टिसिपेटिंग और आप पार्टिसिपेटिंग है। वो शेयर जब इशू किया गया, जब अधिमान ने शेयर इशू किया गया, तो उसमें जो जो उसको अधिकार दिए गए इशू करते समय, उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि अगर आपको शेयर पार्टिसिपेटिंग इशू हुआ है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, नहीं इशू हुआ तो नॉन पार्टिसिपेटिंग है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब है ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन। हालांकि ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से ये टाइप अब इतना वैल्यूएबल नहीं है, क्योंकि पहले वाले कंपनीज एक्ट में क्या था, दो तरह के प्रेफरेंस शेयर्स थे, बट अब इन दोनों का जो बाइफर्केशन है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमारी थियोरी में आज भी आता है। देखो, रिडम्पशन के बेस पे, रिडम्पशन का मतलब है रीपेमेंट, वापस से भुगतान करना। जब आपने किसी से कैपिटल लिया तो आपको उस कैपिटल का वापस से भुगतान करना है। अच्छा, एक और चीज समझाता हूं। देखो, जब इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करी, इक्विटी शेयर कैपिटल का भुगतान कंपनी की पूरी लाइफ टाइम में कभी नहीं होगा। इक्विटी में हमेशा याद रखो, इक्विटी शेयर कैपिटल में उसका भुगतान मतलब वापस से उसको रीपे करना कभी नहीं होगा कंपनी की लाइफ टाइम में। जब कंपनी बंद होने वाली, जब वाइंडिंग अप स्टार्ट हो जाएगा, तो वाइंडिंग अप के बाद जो लास्ट पेमेंट है वो इक्विटी वालों को दिया जाएगा, लास्ट पेमेंट। और उसमें भी कंपनी का पैसा हुआ तो मिलेगा, बाकी जयराम जी की नहीं मिलेगा। लॉजिक समझ में आ गया? तो एक चीज माइंड में अपने फिक्स रखो कि इक्विटी शेयर्स कभी भी रिडीमेबल नहीं होते, उनका भुगतान नहीं होता, क्योंकि वो कंपनी के असली मालिक है, उनको वोटिंग राइट दिया गया, वो कंपनी के मालिक है, वो भुगतान के लिए पैसा नहीं मांग सकते, आप हमारा पैसा दे दो, नहीं मांग सकते। लॉजिक क्लियर? पर प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे होते हैं जिनका रिडम्पशन होता है, जो रिडीमेबल होते हैं। तो रिडम्पशन के बेस पे, रिडम्पशन का मतलब क्या आया? रिडम्पशन का मतलब आया रीपेमेंट। ठीक है दोस्तों, रिडम्पशन का मतलब आ गया रीपेमेंट। रीपेमेंट के बेस पे कैसे होते हैं? एक तो होते हैं रिडीमेबल, इनका रीपेमेंट होता है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, और एक होते हैं इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, एक है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल, दो तरह के प्रेफरेंस शेयर हैं। फटाफट बना लो साथ साथ में, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी बनाते जाएं फटाफट साथ साथ में। जो मैं चार्ट बनवा रहा हूं ये बहुत काम का है। दो तरह के प्रेफरेंस शेयर हो गए, रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल। देखो, अब जो नया कंपनीज एक्ट है हमारा, जो कंपनी अधिनियम 2013 है, नए वाले कंपनीज एक्ट ने क्या बोला? नए वाले कंपनीज एक्ट 2013 ने बोला कि अब कंपनीज सिर्फ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ही इशू कर सकती है, कंपनीज इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकती है। क्योंकि क्या हुआ था, ये बेसिकली ऐसा क्यों किया गया? पहले कंपनी क्या करती थी, पहले कंपनियां बदमाशी करती थी, कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर देती थी। इरिडीमेबल का मतलब है इन शेयर्स का भुगतान कंपनी की लाइफ टाइम में कभी नहीं होगा, इक्विटी जैसा। तो देखो, इनको इशू तो कैसे किया गया? इक्विटी जैसे, और इनको डिविडेंड देती नहीं थी कंपनियां। तो इन्वेस्टर परेशान हो जाए, इन्वेस्टर कहता था आपने हमारा पैसा ले लिया, न तो हमें कैपिटल एप्रिसिएशन मिल रहा है, जो पूंजीगत लाभ मिलना चाहिए मार्केट से वो नहीं मिल रहा, वो भी इक्विटी वालों को मिलता है क्योंकि इक्विटी शेयर फ्रीली फ्लोट होते हैं बाजार में, और ना आप हमें डिविडेंड दे रहे हो, आप डिविडेंड नहीं दे रहे हो, सालों सालों आप हमें डिविडेंड नहीं दे रहे हो। तो ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कंपनीज एक्ट 2013 ने बिल्कुल बैन कर दिया। कंपनीज एक्ट ने साफ बोला कि अब
इस एक्ट के आने के बाद, इसमें भी एक क्लॉज है, बताऊंगा अभी इस कंपनी अधिनियम 2013 के आने के बाद ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकते आप। और साथ ही साथ पहले अगर कोई ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आपने इशू कर रखा है तो इस कंपनी अधिनियम 2013 के इशू डेट के बाद, आने के बाद 5 साल के अंदर उनको रिडीम करना है आपको, कुछ भी हो जाए, भले ही आपने पहले इशू कर रखे थे ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, बट अब कंपनी अधिनियम 2013 के आने के जस्ट बाद अगले 5 सालों में आपको रिडीम करना ही करना है, कुछ भी कर लो। तो आज की तारीख में ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं किए जा सकते। सिर्फ ये बाइफर्केशन इसलिए डाला गया है इनको समझाने के लिए कि इसका मीनिंग क्या होता है, सिंपल। आई होप इट इज क्लियर। अब है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिनका रिडम्पशन होएगा और उनके रिडम्पशन की भी एक डेट दे दी कंपनी ने। देखना ध्यान से आप लोग, डेट ऑफ इशू, जिस दिन आपको प्रेफरेंस शेयर इशू किया गया, डेट ऑफ इशू से विद इन, याद है आपको, वेरी गुड, विद इन 20 ईयर्स, 20 साल के अंदर। मतलब 20 साल और एक दिन भी नहीं होना चाहिए। आज जैसे 20वां साल कंप्लीट हो रहा है, मान लीजिए आज 31 मार्च 2024 है, आज 20 साल कंप्लीट हो रहे हैं, आज में रिडम्पशन हो जाना चाहिए। अगर कल का दिन लग गया, 1 अप्रैल लग गया, तो पेनल्टी सीधी आपको। लॉजिक समझ में आया? साफ बोला कंपनी लॉ ने 20 साल, नॉट एक्सीडिंग। लैंग्वेज क्या लिखी कंपनी लॉ ने? कंपनी ने लिखा नॉट एक्सीडिंग 20 ईयर्स। नॉट एक्सीडिंग मतलब 20 ईयर्स भी कंप्लीट नहीं होने। नॉट एक्सीडिंग मतलब मोर देन नहीं होने, मतलब 20वां साल कंप्लीट होते रिडीम्पशन। नॉट एक्सीडिंग। आई होप इट इज क्लियर। फटाफट लिख लें, नॉट एक्सीडिंग 20 ईयर्स। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखें। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी फटाफट लिख लें। ऐसे छोटे छोटे चार्ट्स हमको याद करने में बहुत इजी रहते हैं। ये ग्राफिकल फॉर्मेट स्टडी का चीजों को हमें याद करने में आसान बना देता है। जल्दी जल्दी लिख लें। डन, आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप है प्रेफरेंस शेयर्स का, वो प्रेफरेंस शेयर का टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन। दो तरह के प्रेफरेंस शेयर होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन। एक होते हैं नॉन कन्वर्टेबल, जिनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता इक्विटी में, नॉन कन्वर्टेबल। और एक होते हैं कन्वर्टेबल, जिनको कन्वर्ट किया जा सकता है इक्विटी शेयर में भी और डिविडेंड डिबेंचर में भी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर चाहे तो वो डिबेंचर भी बना सकता है उसको। ठीक है, वैसे नॉर्मली इक्विटी शेयर्स का एक क्लॉज होता है कि इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। अगर आपका प्रेफरेंस शेयर है नॉन कन्वर्टेबल तो इसको कभी भी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। मतलब इसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है तो क्या करेंगे, इसका रीपेमेंट होगा कैश में। रिडम्पशन के समय इसका रीपेमेंट होगा कैश में, इसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। रीपेमेंट इन कैश, सिंपल। ये क्लियर है दोस्तों? रीपेमेंट इन कैश। अब है हमारे पास कौन से प्रेफरेंस शेयर? कन्वर्टेबल, जिनका कन्वर्जन किया जा सकता है। अब इसमें भी दो टाइप्स है। क्या है? एक है फुल्ली कन्वर्टेबल और एक है पार्शियली कन्वर्टेबल, पार्टली या पार्शियली कन्वर्टेबल। ठीक है, फुल्ली कन्वर्टेबल। फुल्ली कन्वर्टेबल का मतलब है ये प्रेफरेंस शेयर फुल्ली कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी में। अब ये कैसे होता है कन्वर्ट? इसमें क्या होता है, कंपनी राइट देती है, कंपनी जबरदस्ती नहीं करती। आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, कंपनी जबरदस्ती नहीं करेगी। आपको पहले एक लेटर आएगा कि अब रिडम्पशन का समय नजदीक आ रहा है, आप चाहें तो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवा ले, अगर आपको उचित लगता है तो आप कन्वर्ट करवा ले।
आपको लगता है कि हाँ कन्वर्ट करवाना है, तो वापस से आप कंपनी को ओके लिख के भेज दें कि मेरे प्रेफरेंस शेयर को आप इक्विटी में कन्वर्ट कर दें। ये राइट है, इट्स एन ऑप्शन, इट्स एन ऑप्शन अपॉन यू, इट्स नॉट अ कंपल्शन। कंपल्सरी नहीं है कि नहीं हम तो इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे ही करेंगे, इट्स नॉट कंपल्सरी, इट्स एन ऑप्शन। लॉजिक क्लियर? राइट है आपका। तो अगर आप कन्वर्ट कराना चाहें तो फुली कन्वर्ट हो जाएगा, आपको आपके प्रेफरेंस शेयर के बदले में पैसे न मिलके आपको इक्विटी शेयर मिल जाएगा। और एक होता है पार्टली कन्वर्टेबल, इसमें पहले से लिखा होता है, जब इशू किया जाता है ना तो पहले से बताया जाता है कि आपका प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए का है, 100 रुपए में से 50 रुपए तो हम आपको रीपे करेंगे रिडम्पशन के समय। तो 100 रुपए में 50 रुपए तो क्या आएंगे, कैश आ जाएंगे आपके पास। 50 रुपए में आपके पास ऑप्शन आएगा, आपका ऑप्शन आएगा कि आप उस 50 रुपए का इक्विटी शेयर बनवा लें या आप उस 50 रुपए का कैश ले लें, ये आपकी इच्छा है। अगर आप इक्विटी शेयर बनाएंगे तो आपको 50 रुपए का इक्विटी शेयर इशू हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, मैंने क्या बताया। हाँ, 50 में कैश तो मिलेगा, 50 100 में 50 का कैश तो वो तो कंपल्सरी है, क्योंकि पार्टली है। इशू करते समय बोल दिया था हमने आपको, हम 5 साल बाद रिडीम करेंगे, पर 5 साल बाद 100 में से आपको 50 तो कैश मिलेगा और 50% का अधिकार है आपको, ऑप्शन है आपके पास। आप चाहो तो इक्विटी बनवा लो या फिर कैश ले लो, जो आपकी इच्छा हो। आई होप इट इज क्लियर पार्शियली, ठीक है। नॉन कन्वर्टेबल में तो कैश ही मिलेगा आपको, इक्विटी का ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, इट्स ए नॉन कन्वर्टेबल, सिंपल। लॉजिक क्लियर? फटाफट लिख लो जल्दी से। ऑनलाइन वाले बच्चे भी, स्टूडेंट जल्दी जल्दी लिखें, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम रहता है और बहुत कुछ लिखना होता है, बहुत छोटी छोटी चीजें, जल्दी जल्दी लिख लें। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो, अब मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं शेयर कैपिटल वाले पार्ट में। ये एक ऐसी चीज है जिसमें अधिकांश बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि यार शेयर्स कैसे कैसे इशू होते हैं, मतलब किस किस तरह से इशू होते हैं। अधिकांश बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। देखो, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा चार्ट है छोटा सा, जिससे सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। शेयर्स को इशू करने के अलग अलग तरीके हैं, हम उन तरीकों के बारे में बात कर रहे हैं। हम किसी पर्टिकुलर शेयर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जो हमारी शेयर कैपिटल है उसको इशू करने के अलग अलग तरीकों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जब भी हम शेयर्स को इशू करते हैं तो इशू करने के कुछ अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला जो हर कंपनी को अडॉप्ट करना पड़ता, सबसे पहला तरीका है शेयर्स इशू टू द प्रमोटर्स। शेयर्स किसको इशू करते हैं हम? प्रमोटर्स को। भाई देखो, जो कंपनी बना रहा है, अगर वो खुद ही शेयर नहीं लेगा, अगर वो खुद ही शेयर नहीं लेगा, आप ऐसा कर सकते हो बाजार में कि आप कंपनी के प्रमोटर हो, आपने तो कोई शेयर नहीं लिया, बाजार से पैसा इकट्ठा कर लिया। इज इट पॉसिबल? नहीं। तो प्रमोटर को तो सबसे पहले शेयर लेना ही पड़ता है। और जब हम कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आरओसी को एक एफिडेविट देना पड़ता है कि जैसे मैं प्रमोटर हूं, मैं एक एफिडेविट दूंगा आरओसी को, आई अमित जैन द प्रमोटर ऑफ दिस कंपनी प्रोमिसेस, जो लीगल लैंग्वेज होती है, promises that I will take these number of shares as a memorandum, as a subscriber to the memorandum। तो प्रमोटर क्या होता है? प्रमोटर कंपनी का प्रवर्तक है, उसको शेयर लेना ही लेना है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में वो सब्सक्राइबर है, अगर वो शेयर नहीं लेगा तो आरओसी कंपनी रजिस्टर ही नहीं करेगा। बात समझ में आई आपको? ही इज अ सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सब्सक्राइबर है वो, उसको लिख के देना पड़ेगा कि मैं इतने नंबर ऑफ शेयर्स लूंगा ही लूंगा, कुछ भी हो जाए। ये चीज आपको समझ में आ गई अच्छे से? अब दूसरी चीज, अब आरओसी को कैसे पता पड़ेगा कि यार ये जो प्रमोटर्स ने शेयर्स लिए नहीं लिए, आरओसी को कैसे पता पड़ेगा? इस केस में क्या होगा दोस्तों, हमने पढ़ा भी था, कंपनी को 180 दिन के भीतर भीतर
जिस दिन कंपनी रजिस्टर हुई, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 180 दिन के भीतर कंपनी को कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। और जब कंपनी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करती है, उस समय कंपनी को ये बताना होता है कि जो जो मेमोरेंडम टू सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम थे, उन लोगों ने अपने शेयर्स खरीद लिए। बाकायदा उसमें ये भी जाता है, उस फॉर्म में बताता हूं आपको, प्रैक्टिकली मैंने किया है इसलिए, बाकायदा उस फॉर्म में जाता है कि प्रमोटर का नाम, उस प्रमोटर ने कितने शेयर लिए, वो उसने कौन से अकाउंट से पैसा ट्रांसफर किया शेयर लेते समय, वो कौन से अकाउंट में पैसा आया वो, और कौन सा चेक नंबर था वो, बाकायदा पूरा फॉर्म होता है। वो फॉर्म जाता है आरओसी के पास। जब आरओसी सेटिस्फाई हो जाता है, बैंक अकाउंट की डिटेल जाती है साथ में, कंपनी के बैंक अकाउंट की डिटेल जाती है, उसमें अमाउंट बाकायदा मार्क होता है कि ये अमाउंट मेमोरेंडम से ये प्रमोटर ने दे दिया ये अमाउंट, तब जाके आरओसी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट देता है। आई होप इट इज क्लियर। 180 दिन की म्याद समझ में आ गई। कब से चलेगी म्याद? डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 180 दिन के भीतर कमेंसमेंट सर्टिफिकेट लेना है। और पता है एक और चीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट लेती है, पर अगर नहीं भी ले तो भी अपना व्यापार चालू कर सकती है। पर पब्लिक लिमिटेड कंपनी जब तक कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट नहीं लेती है, तब तक वो बाजार में पब्लिक को शेयर्स भी इशू नहीं कर सकती और नहीं अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकती है। पब्लिक लिमिटेड के ऊपर बहुत रेस्ट्रिक्शन है। लॉजिक क्लियर? तो पब्लिक लिमिटेड के लिए कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट बहुत कंपलसरी है, वो तो उसको लेना ही लेना है। प्राइवेट लिमिटेड को भी लेना है, कंपलसरी है उसके लिए भी, पर वो बिना लिए भी व्यापार चालू कर सकता है, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड में पब्लिक तो पैसा लगाएगी नहीं, वो तो जो मेमोरेंडम वो ही लगाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये लॉजिक क्लियर है आप लोगों को, समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, बोलो क्या आदेश? ठीक है, तो प्रमोटर्स का तो पहला शेयर कौन लेता? प्रमोटर। ये हमको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखो, अब क्या करती है कंपनी? कंपनी शेयर्स इशू करती है कभी कभी वेंडर्स को, इसको हम कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश, इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। यहां पे कैश के बदले में शेयर नहीं ले रहे हैं हम लोग, हम शेयर दे रहे हैं हमारे, मतलब कैश के बदले में नहीं दे रहे हम लोग। हमने कोई मशीन खरीदी, मैं आपको जर्नल एंट्री करके बताता हूं, ठीक है? मैं उस जर्नल एंट्री को अभी मिटा दूंगा, आप लिख लेना, सिंपल है। जैसे मान लो हमने 5 लाख की मशीनरी खरीदी, हम एंट्री करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, असेट है हमारा, मशीनरी अकाउंट डेबिट 5 लाख। हमने जिससे खरीदी वो वेंडर है हमारा, तो यहां पे लिखेंगे उसको पैसा देना बाकी है अभी, तो लाइबिलिटी क्रिएट कर देंगे, लाइबिलिटी क्रिएट कर दी, टू वेंडर अकाउंट, टू वेंडर अकाउंट 5 लाख, ये हुई हमारी एंट्री। अब उस वेंडर को हमने बुलाया, मैंने कहा इधर आओ, तुमने हमको मशीन दी, बोले हाँ, बोले पैसे चाहिए, यस, बोले हमारे पास अभी पैसे नहीं है, हम आपको हमारी कंपनी के शेयर्स देना चाहते हैं। बोले मंजूर है आपको, आप हमारी कंपनी के शेयर्स ले लोगे? वेंडर सोचता है शेयर्स लेना ज्यादा फ्रूटफुल है। बताओ शेयर्स लेना वेंडर के लिए ज्यादा फ्रूटफुल क्यों है? वेरी गुड, दीर्घकालिक डिविडेंड मिलेगा उसको, एक्सीलेंट। उसको आने वाले समय में वो जानता है यार कि मैं आज अगर इस कंपनी का मालिक बन गया 5 लाख का, तो आने वाले कई सालों तक मेरी पीढ़ियों को पैसा मिलता रहेगा, कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, डिविडेंड देगी, तो जो पैसा आज नहीं मिलेगा 5 लाख, क्या फर्क पड़ेगा, शेयर्स ले लेता हूं मैं। तो हमने वेंडर को शेयर्स इशू किए मशीन के बदले में, इसको हम कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। लॉजिक क्लियर? तो हम यहां लिखेंगे, ये तो होगी फर्स्ट एंट्री हमारी। सेकेंड एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट 5 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आई होप इट इज क्लियर। 5 लाख के शेयर इसको दीजिए 5 लाख के शेयर, सिंपल। देखो कंपनी डूब जाए तो लॉस होगा, पर ठीक है 5 लाख के बदले में बहुत सारा डिविडेंड मिल भी जाएगा, कमा लेगा उतना, तो बहुत सारा डिविडेंड मिलेगा, कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिल सकता है। देखो ये तो गैम्बल है, कोई कंपनी डूब जाए तो डूब जाए, और कोई कंपनी अगर प्रॉफिट हो जाए तो 5 लाख के 5 करोड़ हो जाएंगे। टाटा मोटर्स के शेयर्स मैं आपको बताता हूं, टाटा मोटर्स के शेयर्स का मेरे पास रेट आया था बाजार से 150 रुपए का था ना, तब टाटा मोटर्स के शेयर्स का मेरे पास टिप आया था कि आप टाटा मोटर्स के शेयर्स खरीदते रहना, और आज टाटा मोटर्स का शेयर्स 1100 के ऊपर चल रहा है। तो ये तो किस्मत है, जिसने परचेज करते गए वो आज 1100 रुपए में बैठे। अब इसको 5 लाख के शेयर्स दिए तो हो सकता है 5 करोड़ हो जाए, कंपनी प्रॉफिटेबल आ जाए, ये तो किस्मत की बात है, ये तो उसको चॉइस करनी है, सिंपल।
आगे समझ में आ गया, लॉजिक क्लियर। तो ये हमारा था इशू शेयर्स अदर देन कैश, ठीक है, लॉजिक क्लियर। आगे बढ़ू, ठीक है। जर्नल एंट्री लिखने की जरूरत है आपको, वो भी बताऊंगा, वो भी आएगा, अभी ईसॉप आएगा, ईसॉप। मैं थोड़ा टाइम दे दूंगा आपको लास्ट में, अभी चलते हैं अपन आगे, ठीक है। लिखने के लिए मैं आपको टाइम दूंगा लास्ट में। चलो अब देखो, अब हम आते हैं, सबसे मेन वाला पार्ट यहां पे लिखता हूं, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। कंपनी यही काम करती है मेनली, तो मेनली कंपनी के पास पैसा कहां से आता है, इशू शेयर्स फॉर कैश, सिंपल है। तो बाजार से कैश लिया पब्लिक से और शेयर्स इशू कर दिए, ये तो सबसे मेन है, तो छोड़ दो, ठीक है। अब सुनो, अब एक होता है इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स बाय प्राइवेट प्लेसमेंट, बाय प्राइवेट प्लेसमेंट। ये है हमारा एक और पॉइंट, इसको हम कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स बाय प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब ये है कि नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब है कि शेयर्स किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दे देना। जैसे एलआईसी बहुत बड़ा इन्वेस्टर है हमारे इंडिया में, बहुत बड़ा इन्वेस्टर, बहुत सारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है एलआईसी ने, क्योंकि एलआईसी के पास पैसा बहुत सारा आता है, रोजाना कैश आता है, तो वो इन्वेस्टमेंट कर देता है। और उसको उसको इन्वेस्टमेंट करना जरूरी भी है, क्योंकि उसको पॉलिसी होल्डर्स को रिटर्न देना है, तो उसको भी कमाना है। तो एलआईसी बहुत बड़ा इन्वेस्टर है। हमने हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स ने एलआईसी से बात करी कि आप हमारे शेयर्स परचेस कर लोगे, एलआईसी ने इंटरेस्ट दिखाया। अब हमें शेयर्स इशू करने हैं एलआईसी को, ठीक है। एलआईसी को शेयर्स इशू कैसे करेंगे, हम आरओसी को एक प्रोस्पेक्टस नहीं भेजेंगे। अब हम आरओसी को क्या भेजेंगे, हम आरओसी को भेजेंगे स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। इसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, समझ में। इट इज, हम देखो प्रोस्पेक्टस कब इशू करते हैं, हम प्रोस्पेक्टस जब इशू करते हैं जब बाजार में शेयर्स इशू करें कैश के बदले में, तब हम प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। बट जब हम प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू शेयर्स इशू कर रहे हैं प्राइवेट प्लेसमेंट में, तो हम प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करते, हम इशू करते हैं स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। मतलब प्रोस्पेक्टस की जगह, ल्यू ऑफ मतलब प्रोस्पेक्टस की जगह हम एक स्टेटमेंट इशू कर रहे हैं। मैंने आपको 5 लाख रुपए दिए, मैंने बोला खर्चा करते करते रहना, आप इसमें से लास्ट में हिसाब दे देना। आप हिसाब बना के दोगे, लेजर अकाउंट बना के दोगे मुझे, पर मैंने बोला लेजर अकाउंट बाद में देना, आप पहले पर्ची पे हिसाब लिख के दे दो कि 5 लाख रुपए में कहां कहां खर्च हुआ आपके। तो लेजर के बदले में आपने मुझे पर्ची पे भी हिसाब लिख के दे दिया, तो उसको क्या बोलूंगा, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ लेजर। तो वैसे ही प्रोस्पेक्टस बाजार में इशू करने की जरूरत नहीं है हमें। हमें प्रोस्पेक्टस किसको देना है, एलआईसी को। तो एलआईसी को प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू कर दो। और वो स्टेटमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस भी एलआईसी को देंगे तो है ही है, बट आरओसी को क्या जाएगा, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये किस केस में आएगा, जब हम शेयर्स इशू कर रहे हैं प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। ये लॉजिक क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। चलो अब हम आ जाते हैं, एक लास्ट और तरीका है जिसको हम कहते हैं ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। ईसॉप होता है, और ईसॉप में हम इशू करते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। ईसॉप में इशू करते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स, ठीक है। देखो ईसॉप अलग भी हो सकता है, स्वेट इक्विटी शेयर भी हो सकता है, दोनों तरह से हो सकता है। हमने हमारे एम्प्लॉयज को ऑप्शन दिया कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स बाजार मूल्य से इतने कम पे ले सकते हैं आप। उनको हमने ऑप्शन दिया है कि इस तारीख तक आप चाहें तो हमारी कंपनी के शेयर्स बाजार मूल्य से कम पे इस वैल्यू पे ले सकते हैं। ये होता है ईसॉप ऑप्शन। ईसॉप मतलब होता है एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन। ऑप्शन मतलब नॉट कंपल्शन, इट्स एन ऑप्शन, यू कैन टेक और नॉट टेक, ठीक है, लॉजिक क्लियर। एक होता है स्वेट इक्विटी शेयर, ये भी एम्प्लॉय को दिया जाता है।
स्वैट इक्विटी शेयर किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को दिए जाते हैं जिस एम्प्लॉय ने कंपनी के लिए कोई अच्छा काम किया। स्वेट का मतलब है पसीना बहाया, किसके लिए बहाया? कंपनी के लिए। स्वेट मतलब समझ में आ गया, पसीना। कंपनी के लिए पसीना बहाया तो कंपनी उसको कुछ देगी एक्स्ट्रा में। बोले आप हमारे शेयर्स ले लो, हम आपको ये स्वेट इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं और हम आपको सस्ते में दे रहे हैं। लॉजिक क्लियर? फेस वैल्यू से कम पे दे रहे हैं। अब एक नया क्लॉज आ गया, कंपनीज एक्ट 2013 ने साफ मना कर दिया है कि शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जा सकता। डिबेंचर्स को इशू किया जा सकता है, बॉन्ड्स को इशू किया जा सकता है, किसी और सिक्योरिटी को इशू किया जा सकता है डिस्काउंट पे। शेयर्स को प्रेफरेंस हो या इक्विटी हो, शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जा सकता। पर सिर्फ एक ऐसा शेयर है जिसको डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है, वो है स्वेट इक्विटी शेयर। ये लिख लेना, स्वेट इक्विटी शेयर। यहां पे मैं लिख देता हूं, स्वेट इक्विटी शेयर, ये एक्सेप्शन है ना, स्वेट इक्विटी शेयर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। एक ही ऑप्शन है आपके पास, एक ही एक्सेप्शन है, कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। इसको डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है। बाकी कंपनीज एक्ट ने बिल्कुल मना कर दिया कि अब कोई सा भी शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जा सकता। आई होप इट इज क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि एक्सेप्शन है ना कि स्वेट इक्विटी शेयर ही आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो आप। तो ये कुछ तरीके हैं कंपनी इस तरह से शेयर्स इशू करती है। आई होप कि आपके बहुत सारे बेसिस क्लियर हुए होंगे यहाँ पे। सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम, इन प्रमोटर्स को तो लेना ही है शेयर। अदर देन कैश, किसी वेंडर को शेयर दे दिया। प्राइवेट प्लेसमेंट, किसी इंस्टीट्यूशन को शेयर्स के बदले में पैसा ले लिया, उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया हमारी कंपनी में। ठीक है। शेयर्स इशू फॉर कैश, ये सबसे कॉमन तरीका है, शेयर्स इशू फॉर कैश मतलब, ठीक है, शेयर्स इशू फॉर कैश। और ये है ईसॉप, ईसॉप का मतलब है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। ऑप्शन देंगे या स्वेट इक्विटी शेयर, इनमें दोनों हो सकता है, ऑप्शन दे दो और स्वेट इक्विटी शेयर दे दो, कैसा भी जॉब मिले आपको। आई होप इट इज क्लियर। फटाफट लिख लें, ऑनलाइन वाले बच्चे फटाफट लिखें। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एम्प्लॉयज, मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं यहां पे, इसका फुल फॉर्म लिख देता हूं यहां पे, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन। स्टॉक स्टॉक, स्टॉक मैंने शेयर्स। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, बहुत इजी, ध्यान से सुनना आप लोग, आपके बहुत काम आने वाली है, एज ए टीचिंग प्रोफेशन आपके बहुत काम आएगी। देखो, स्टॉक एक कॉमन वर्ड है, सिक्योरिटीज एक कॉमन वर्ड है। कॉमन मतलब सबके लिए काम में आता है। शेयर्स कॉमन वर्ड नहीं है, प्रेफरेंस शेयर कॉमन वर्ड नहीं है, डिबेंचर इंडिविजुअल है, कॉमन वर्ड नहीं है, बॉन्ड कॉमन वर्ड नहीं है। इन सारी सिक्योरिटीज के लिए कॉमन वर्ड क्या है? या तो सिक्योरिटी या स्टॉक। आप क्या बोलते हो, बॉम्बे शेयर एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज? बीएससी, बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक क्यों बोला? क्योंकि वहां पे सारे तरह के स्टॉक्स में डील किया जाता है, भले सब सब डील होता है वहां पे, सब कुछ डील होता है, बॉन्ड डिबेंचर सिक्योरिटी सब तरह की सिक्योरिटीज। लॉजिक क्लियर? तो हमने क्या बोला, एम्प्लॉय स्टॉक, शेयर्स नहीं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि शेयर के अलावा कोई और भी ऑप्शन दे सकते हैं उनको, कोई जरूरी थोड़ी है कि शेयर्स का ऑप्शन ही दे हम लोग। only sweat equity share can be issued at discount ओनली स्वेट इक्विटी शेयर्स, सिर्फ according to company अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। हाँ, पहले हम नॉर्मल शेयर जो पब्लिक को देते थे ना, पहले वाले एक्ट के हिसाब से 1956 का जो एक्ट था उसके हिसाब से हम नॉर्मल शेयर जो थे वो डिस्काउंट पे इशू कर सकते थे हम लोग। बट कंपनीज एक्ट 2013 ने बिल्कुल मना कर दिया, सिर्फ एक एक्सेप्शन छोड़ा, स्वेट इक्विटी शेयर्स का। क्योंकि जिस एम्प्लॉय ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया, हम उस एम्प्लॉय को डिस्काउंट पे ही देंगे, कोई उससे ज्यादा पैसे थोड़ी लेंगे, हम नॉर्मल पैसे थोड़ी लेंगे हम लोग, ऐसा।
ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, आपने लिख लिया। चलो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अलग सी चीज सिखा रहा हूं जो नॉर्मली बहुत सारे बेसिक्स और कंफ्यूजन क्लियर कर देती है। देखो हमारे पास दो वर्ड होते हैं उल्टे सीधे एक समान। कैसे? देखो एक वर्ड होता है हमारे पास रिजर्व कैपिटल, और एक वर्ड होता है हमारे पास कैपिटल रिजर्व। दोनों उल्टे सीधे एक समान। ये बहुत बेसिक लॉजिक है रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व पे। इन दोनों में से क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? देखो सबसे पहले हम बात करते हैं रिजर्व कैपिटल की। देखो रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या है? हमारा शेयर का मान लीजिए फेस वैल्यू है 10 रुपए। फेस वैल्यू अंकित मूल्य है 10 रुपए। उस अंकित मूल्य में हमने शेयर होल्डर से कितना मंगवा लिया? 8 रुपए मंगवा लिया। तो इसको हम बोलेंगे कॉल्ड अप। मंगवाया मतलब कॉल्ड अप एंड पेड अप। पेड अप मतलब उन्होंने पैसा दे भी दिया हमें। कॉल्ड अप एंड पेड अप, ये क्लियर? ये जो 2 रुपए हैं ये हमने नहीं मंगवाया अभी तक, और हमने क्या किया, इस 2 रुपए के लिए कंपनी की शेयर होल्डर मीटिंग में एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया। कंपनी की शेयर होल्डर मीटिंग थी, उसमें एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया। स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया और उसमें सारे शेयर होल्डर्स ने मिलकर ये डिसाइड किया कि ये जो 2 रुपए हैं ये कंपनी अपनी पूरी लाइफ टाइम में कभी नहीं मंगवाएगी, शेयर होल्डर से कभी नहीं मंगवाएगी। ये 2 रुपए कब मंगवाएगी? जब कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाएगी। इसलिए क्योंकि जब भी नॉर्मली कंपनीज का एक्सपीरियंस होता है कि जब भी कंपनीज वाइंडिंग अप में जाती है तो कंपनीज को पैसे की, कैश की जरूरत पड़ती है। उस समय कैश की जरूरत को पूरा, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना है, उस समय कैश की जरूरत को पूरा करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए शेयर होल्डर्स ने स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जनरल मीटिंग में और बोला कि ये 2 रुपए कंपनी अपनी कभी लाइफ टाइम में नहीं मंगवाएगी। कब मंगवाएगी? वाइंडिंग अप के टाइम पे। तो ये जो 2 रुपए हैं दीज विल बी कॉल्ड अप, दीज 2 रुपीज विल बी कॉल्ड अप एट वाइंडिंग अप। किस समय मंगवाएगी? वाइंडिंग अप के समय, जब कंपनी बंद होने का कगार पे है, वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, देखो डिसॉल्यूशन और वाइंडिंग अप में भी डिफरेंस है। डिसॉल्यूशन का मतलब है कंपनी को बंद करना, और वाइंडिंग अप का मतलब है कंपनी के बंद करने की जो प्रोसीडिंग्स है, जो प्रोसेस है, वो चालू करना। अगर कंपनी के बंद करने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, वो है वाइंडिंग अप प्रोसेस, और कंपनी को लास्ट में बंद कर दिया गया, वो डिसॉल्यूशन है कंपनी का। लॉजिक क्लियर? ठीक है, तो ये 2 रुपए कब मंगाएंगे? जब कंपनी वाइंडिंग अप प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए इसको क्या बोला? रिजर्व कैपिटल। रिजर्व मतलब अभी इकट्ठा रखो, अभी रखो अपने पास, जब जरूरत होगी तब मंगवाएंगे। अच्छा, रिजर्व कैपिटल का प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। उसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे बैलेंस शीट में? रिजर्व कैपिटल is not presented anywhere, in the balance sheet। कंपनी की बैलेंस शीट में रिजर्व कैपिटल नाम का वर्ड मिलेगा ही नहीं आपको, उसको प्रेजेंट करना ही नहीं होता है। अगर देखो 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपए मंगवाए, तो आप कंपनी की बैलेंस शीट में क्या लिखोगे? सब्सक्राइब कैपिटल में लिखोगे डैश नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 8 कॉल्ड अप। सिर्फ 8 रुपए मंगवाए तो 8 कॉल्ड अप लिखोगा। 2 रुपए नहीं मंगवाए उसको कहीं नहीं लिखा जाता, रिजर्व कैपिटल को कहीं लिखा नहीं जाता, बैलेंस शीट में कहीं पे भी उसको प्रेजेंट नहीं किया जाता। ये लॉजिक क्लियर आपको? वो एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दिया, पड़ा रहेगा बस। यहां तक आ गया रिजर्व कैपिटल क्या होता है। अब हम बात करते हैं कैपिटल रिजर्व की। कैपिटल रिजर्व का मतलब है ये एक ऐसा संचय है, ऐसा रिजर्व है जिसको क्रिएट किया गया कैपिटल प्रॉफिट से। सिंपल, कैसे? द रिजर्व विच इज क्रिएटेड, बनाना कैसे बनाया? विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ
कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट आप लोग समझते होंगे, पूंजीगत जो आपके मुनाफे हैं, जो पूंजीगत मुनाफे हैं वो कैपिटल प्रॉफिट है। तो कैपिटल प्रॉफिट से जो भी रिजर्व बनाया गया वो कैपिटल रिजर्व है। अच्छा, कैपिटल रिजर्व को प्रेजेंट कैसे किया जाएगा, कौन से हेड में, रिजर्व एंड सरप्लस, वेरी गुड, रिजर्व एंड सरप्लस में प्रेजेंट किया जाएगा इसको। ये प्रेजेंटेबल है, ये कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं होती है, ये प्रेजेंटेबल है, इसको रिजर्व एंड सरप्लस में बताया जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, आपने कुछ शेयर्स को फॉरफिट किया, कुछ शेयर्स फॉरफिट हो गए आपके, शेयर्स को फॉरफिट करने के बाद उन शेयर्स को रीइश्यू कर दिया आपने। तो जो शेयर्स को आपने रीइश्यू किया उस पर जितना फॉरफिचर का अमाउंट था, रीइश्यू के समय डिस्काउंट यूज में ले लिया, वो पैसा डिस्काउंट के लिए यूज में, डिस्काउंट देने के बाद भी अगर फॉरफिचर में पैसा पड़ा है, वो फॉरफिचर का पैसा कैपिटल रिजर्व में चला जाता है, ये भी कैपिटल रिजर्व है। आपने एक एसेट बेचा, एक संपत्ति बेची, मशीन थी आपके पास 5 लाख की, उसकी बुक वैल्यू थी 5 लाख, आपने उसको बेची 6 लाख में, 1 लाख रुपए मुनाफा हुआ, वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, वो भी कैपिटल प्रॉफिट है। तो ये वो संचय है जो कौन से मुनाफे से बनाए गए, पूंजीगत मुनाफे से बनाए गए संचय। सिंपल लॉजिक समझ में आया। कैपिटल रिजर्व क्या होता है, ये दोनों वर्ड देखने में एक जैसे होते हैं पर इसका करेक्टर ही अलग है, इसका करेक्टर ही अलग है। ये कैपिटल का वो पार्ट, ये कैपिटल का पार्ट है और ये प्रॉफिट का पार्ट है। लॉजिक क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को। पेन डाउन फटाफट लिखो आप। ऑनलाइन वाले बच्चे फटाफट लिखें। क्या, हाँ डिवाइडेशन इसलिए किया गया है कि दोनों वर्ड एक जैसे हैं, पर इन दोनों में डिफरेंस है, इसलिए डिवाइडेशन किया गया है। यहाँ पे कुछ नहीं हेड आएगा, बस ये दो बाइफर्केशन से, ये बेसिक लॉजिक्स है, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम कर सकते हैं। हाँ कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल रिजर्व एक तरह का, हाँ, क्योंकि वो भी पूंजीगत संचय है, कैपिटल प्रॉफिट है। ठीक है, अब एक छोटा सा 2 सेक्शन सिखाता हूं आप लोगों को। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने, फटाफट लिख लें। रिजर्व एंड सरप्लस में प्रेजेंट किया जाएगा, लिख लेना ऐसा, टू बी प्रेजेंटेड इन रिजर्व एंड सरप्लस। आगे बढ़े। अब देखो मैं आपको 2 छोटी छोटी और चीजें सिखा रहा हूं इस क्लास के अंदर। हमारे पास 2 सेक्शंस हैं, जो सेक्शंस नॉर्मली पूछे जा सकते हैं, सेक्शंस पूछे जा सकते हैं। एक हमारे पास सेक्शन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 15, एक है हमारे पास सेक्शन 2 सब सेक्शन 15। ये सेक्शन किसके लिए है, ये सेक्शन कॉल्ड अप कैपिटल के लिए। कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है, जो कैपिटल हमने मंगवाई, जैसे हमारा फेस वैल्यू है, अंकित मूल्य है शेयर का 10 रुपए, इस 10 रुपए में से हमने 8 रुपए मंगवाए, तो हमारी कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है, 8 रुपए। ये सिंपल है। इसको कौन डील करता है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 15, ये याद रखने के लिए। ठीक है, ये आपको सिखाया मैंने इसीलिए है कि हमें सेक्शंस याद होने चाहिए, क्वेश्चन कभी कभी सेक्शंस पे बनता है। ठीक है, अब हमारे पास सेक्शन 264, ठीक है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 64, ये होता है पेड अप कैपिटल के लिए। इसको हम कहते हैं, ये सेक्शन डील करता है किसमें, ये सेक्शन डील करता है पेड अप कैपिटल में।
ठीक है दोस्तों, देखो पेड अप कैपिटल के लिए क्या बोला है, पेड अप कैपिटल मींस देखो पेड अप कैपिटल का मतलब है जो पैसा हमारे पास आया, ठीक है, या तो हम बोल सकते हैं पेड अप कैपिटल का मतलब है अमाउंट रिसीव्ड, यहां पे अमाउंट रिसीव्ड का मतलब है अगर आपने शेयर्स को कैश में इशू किया तो कैश रिसीव्ड, शेयर्स को कैश में भी इशू करते हैं तो कैश रिसीव्ड, प्लस यहां पे हम ऐड करते हैं फोरफीचर का अमाउंट, जो शेयर्स रीइशू नहीं हुए अभी तक उनपे जो फोरफीचर का पैसा पड़ा है, आपने शेयर्स को फोरफिट किया, जब्त कर लिया शेयर्स को, वो जो पैसा, अब उन शेयर्स को जब्त करने के बाद आपने रीइशू नहीं किया, तो वो जो पैसा आपके पास पड़ा है, ठीक है, वो पैसा भी फोरफीचर अमाउंट जो है जिसको हम फोरफीचर अकाउंट कहते हैं, वो फोरफीचर अकाउंट का पैसा भी पेड अप कैपिटल में ऐड होकर बताया जाता है। तो पेड अप कैपिटल में एक तो ये अमाउंट हो गया, एक है अमाउंट इक्विवेलेंट, अमाउंट इक्विवेलेंट, अमाउंट इक्विवेलेंट मतलब जो पेड अप के बराबर है। कैसे, देखो आपने एक मशीन खरीदी 5 लाख की, 5 लाख की मशीन खरीदी, इस मशीन के बदले में आपने इशू कर दिए इक्विटी शेयर कैपिटल कितने के, 5 लाख के। तो ये जो 5 लाख आया आपके पास, ये कैश के फॉर्म में नहीं आया, ये मशीन के फॉर्म में आया, और उसके बदले में आपने इक्विटी शेयर कैपिटल इशू किए, तो ये भी तो इक्विटी शेयर कैपिटल पेड अप ही है आपकी। देखो मैंने दोनों वर्ड को बहुत समझदारी से लिखा है, अगर आपने इशू किया कैश में तो वो कैश में जो कैश आया वो पेड अप कैपिटल का पार्ट बन गया, और अगर आपने इशू किया अदर देन कैश, जैसे मशीन आई अदर देन कैश, तो यहां पे सिर्फ अमाउंट ही लिखा, यहां पे कैश नहीं लिखा। अमाउंट का मतलब है मशीन की भी वैल्यू है, अमाउंट है, तो जो मशीन का अमाउंट है, जो मशीन आपने खरीदी उसकी जितनी वैल्यू है, और उसके बदले में आपने अगर इक्विटी शेयर्स इशू किए तो वो इक्विटी शेयर्स भी पेड अप का पार्ट बनेंगे। तो पेड अप कैपिटल दोनों को मिला के बनेगी, जो कैश में इशू किया वो और जो अदर देन कैश इशू किया वो, दोनों मिलाकर। लॉजिक क्लियर, समझ में आ गया बात। पेड अप किसको कहते हैं हम लोग, डिफाइन इस तरह से किया गया लॉ में, क्योंकि अगर इस डेफिनेशन को छोड़ देते, इस पार्ट को अगर छोड़ देते तो पेड अप कैपिटल कम हो जाती है आपकी, सॉरी आपकी पेड अप कैपिटल कम हो जाती है। लॉजिक क्लियर, ठीक है, पेन डाउन करो फटाफट, सेक्शन पेन डाउन कर लो, फिर आज की क्लास यही ओवर करते हैं हम लोग, ठीक है। जो बच्चे ऑनलाइन है वो फटाफट लिख लें, इसके बाद क्लास को ओवर करेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, तो आशा करता हूं कि आज का जो पूरा पार्ट है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। और आज हमने कुछ बेसिक वो चीजें सीखी जो कंपनी एक्ट से रिलेटेड है, ठीक है, जो कंपनी अधिनियम के बारे में चीजें बताती है। और हमने ये भी सीखा कि कितने तरह की इक्विटी शेयर कैपिटल्स होती हैं, या हम शेयर्स को किस किस तरह से इशू कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था दोस्तों, ये लॉ के हिसाब से है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा हमारे लिए, ठीक है। इसको आप रिवाइज करें अच्छे से, क्योंकि इस पे बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। करता हूँ, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, ठीक है।